था वीडियो नंबर 2 इस सीरीज़ के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर हमने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल्स के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा और इनसाइड आउट पार्ट को शुरू किया था। लास्ट पार्ट में हमने बिल्कुल ब्रीफली समझा था दो टर्मिनोलॉजी को, एक थी कैरेक्टर एथिक्स और एक थी पर्सनैलिटी एथिक्स। तो वहीं से हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं इनसाइड आउट के पोर्शन के अंदर। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि हमारे ऑथर ने प्रेफरेंस दी है कि हमें काम करना चाहिए हमेशा हमारे कैरेक्टर एथिक्स के ऊपर। पहली प्रेफरेंस हमारी कैरेक्टर एथिक्स की होनी चाहिए। कैरेक्टर एथिक्स के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं? कैरेक्टर एथिक्स के अंदर चीज़ें आती है जैसे कि हमारी ऑनेस्टी हो गई, या हमारा मेन एथिक्स जो हो गए, हमारी मोरल वैल्यूज हो गई। ऑथर कहता है कि जो हमें इन चीज़ों को जोड़ कर रखने से जो हमें सक्सेस मिलती है वो एक प्राइमरी सक्सेस होती है जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होती है। एक सक्सेस हमें सेकेंडरी या कह सकते हैं कि जो हमें कैरेक्टर एथिक्स की वजह से कुछ चीज़ें हमें बेनिफिट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर अच्छी इंग्लिश बोलता है, कोई आपसे एक अच्छी स्माइल के साथ बात करता है, एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज रखता है, क्लोथ्स अच्छे पहनता है, अच्छी स्टाइल में रहता है, तो इन बातों का टेम्परेरी रूप से कुछ बेनिफिट हो सकता है। बट जनरली स्पीकिंग वो पर्सन जो कि चीज़ों को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिलेशनशिप में और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की तरफ जाता है, वो हमेशा प्राइमरी सक्सेस की तरफ जाएगा, प्राइमरी ग्रेटनेस की तरफ जाएगा। और उसके लिए ज़रूरत है कि वो कैरेक्टर एथिक्स के ऊपर ध्यान दे, अपनी इंटीग्रिटी, मॉरलिटी, हार्ड वर्क, जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर काम करे, और साथ में इन चीज़ों को साथ में लेकर चले जिससे कि हमारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में सस्टेनेबिलिटी रहे सक्सेस की। तो ऑथर ने अपने एग्जाम्पल को लेकर बताया कि कैसे उसके चाइल्ड के साथ जब हमने कैरेक्टर एथिक्स के रूल्स को अपनाया तो चीज़ें बेटर हुई। फिर उसके बाद ऑथर एक नई चीज़ को समझाने की कोशिश करता है, पैराडाइम, पावर ऑफ पैराडाइम। पैराडाइम क्या होता है? पैराडाइम इज़ एक्चुअली कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, हम चीज़ों को कैसे परसेप्शन करते हैं, कैसे चीज़ों का इंटरप्रेटेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक ऑथर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि उसने यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, बच्चों को 2 पार्ट में बांट दिया। कुछ बच्चों को उसने एक यंग लेडी की फ़ोटो दिखाई और दूसरे बच्चों को एक ओल्ड लेडी की फ़ोटो दिखाई है। जब दोनों ग्रुप के बच्चों को एक वेग से फ़ोटो दिखाई जिसमें लेडी की एज कुछ समझ नहीं आ पा रही है, तो ऑथर देखता है कि जिन बच्चों को या जिन स्टूडेंट को पहले उन लोगों की, यंग लोगों की फ़ोटो दिखाई गई थी, तो वो प्रिफर कर रहे हैं कि ये लेडी यंग ही होगी, बजाय उन लोगों को जिनको ओल्ड लेडी की फ़ोटो दिखाई गई थी वो कह रहे हैं कि ये वेग से फ़ोटो में जो लेडी है ये ओल्ड लेडी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने बस जो देख लिया है या जो हमारा माइंडसेट बन गया है उसी से मिलती जुलती चीज़ें हम अपने फ्रेम के अंदर फिट करते हैं। जो कुछ हमने सीख लिया है आज तक की लाइफ में, हम सोचते हैं कि ये आगे आने वाली चीज़ों को हम उसी फॉर्मूले में फिट कर दें, लेकिन हर एक चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ ऑथर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए मेरा खुद का पर्सनल एग्जांपल है कि आपने डिफेंस फोर्सेस की अगर एसएसबी इंटरव्यूज़ में कुछ आपको इसके बारे में पता हो तो वो इस तरीके की वेग फ़ोटो को दिखाते हैं जिसके ऊपर हर स्टूडेंट या हर कैंडिडेट वहाँ पे एक अपनी परसेप्शन रखता है कि इस इमेज के थ्रू उसने चीज़ों को कैसे एज्यूम करा है कि चीज़ें कैसी हैं, और वो आपस में डिस्कस करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि उस पर्टिकुलर इंसान की पर्सनैलिटी में जो चीज़ें सामने आती हैं, जब चीज़ें एकदम से सामने आती है तो वो अपनी हिस्ट्री, अपने पास बैकग्राउंड में से क्या फॉर्मूले लगा के चीज़ों को समझता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अभी तक के क्या बैकग्राउंड से चीज़ें ली हैं जिसके थ्रू ही हमारा इंटरप्रिटेशन हो पाता है। तो अब दूसरी बात ये कि हमारा जो पास का एक्सपीरियंस है क्या वो हमेशा एक जैसा रहता है या वो चेंज होता रहता है? बिल्कुल, हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस चेंज होता रहता है।
जैसे कि उन बच्चों का एग्जाम्पल है जिन्होंने अब की बार एक बार देखा कि उसी फोटो के अंदर कुछ बच्चे जिनको दूसरे तरह की फ़ोटो दिखाई गई है, वो कहते हैं कि ये ओल्ड लेडी है या ये यंग लेडी है। तो इसके बाद उन बच्चों का परसेप्शन बदला कि उसी एक लाइंस को देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है, जिससे कि फ़ोटो के अंदर अलग अलग इंटरप्रिटेशन किए जा सकते हैं। तो इसी चीज़ को ऑथर ने कहा है कि पैराडाइम शिफ्ट क्या है? पैराडाइम शिफ्ट एक्चुअली है कि हमारे इंटरप्रिटेशन से हम जो समझते हैं कि दुनिया है या चीज़ें जैसी हैं, जब हमारे को नॉलेज आता है कि नहीं, एक्चुअली चीज़ें ऐसी नहीं है, इसका दूसरा सोचने का, देखने का नज़रिया भी हो सकता है। जब हम दूसरों की बातों को सुनते हैं, जब हम अपने ईगो को थोड़ा सा कम करके देखते हैं, दूसरों की बातों को वैल्यू करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें दुनिया को एक अलग नज़र से देखने का, एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने का भी मौका मिलता है। पैराडाइम शिफ्ट से ही हमारी दुनिया में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए, जो डेमोक्रेसी आई है, ये इसी का रीज़न है। ऑथर एग्जांपल देता है कि सालों तक दुनिया में माना गया कि अर्थ ही यूनिवर्स का सेंटर है और सन और दूसरे प्लेनेट इसके अराउंड मूव कर रहे हैं। बट जैसे हमारी साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुई, हमारे इनोवेशन हुए, तो साइंटिस्ट ने जब प्रूफ के साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ चीज़ों को दिखाना चालू करा, जैसे कि गैलीलियो टेलीस्कोप, इन सब चीज़ों के साथ आने के साथ साथ हमने देखा कि इवेंचुअली लोगों को मानना पड़ा कि नहीं, अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, सन एटलीस्ट हमारे सोलर सेल का सेंटर है। तो और दूसरा एग्जांपल ऑथर लेने की कोशिश कर रहा है, वो है कि एक जर्म थ्योरी की बात कर रहा है। बायोलॉजी में जर्म थ्योरी को बहुत ही फेमस एक रिवोल्यूशन की तरह देखा जाता है। एक्चुअली पहले वॉर्स वगैरह के अंदर बहुत से सोल्जर्स जो मर जाते थे, तो माना जाता था कि वो वॉर में गए हैं तो उस वजह से मर गए। बट एक्चुअली जब जर्म थ्योरी की एक्चुअल में रियलाइजेशन हुई, तब हमें पता चला कि जितने सामने हमारे दुश्मनों से सैनिक मर रहे हैं, उससे ज़्यादा सैनिक तो सिर्फ क्योंकि एक प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन नहीं रखा, उस वजह से ही सैनिक मर जाते थे। तो जर्म थ्योरी के थ्रू एक नए तरह का पर्सपेक्टिव दुनिया को मिला, डेमोक्रेसी से एक नए तरह का पर्सपेक्टिव मिला। पहले समझे कि किंग्स का ही रूल था, बट किसी इंसान के दिमाग में पहली बार ये बात आई कि हम खुद भी रूल कर सकते हैं, हम सब मिल के ही जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल सकता है। तो एक डेमोक्रेसी नाम की चीज़, एक सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, जो कि एक पैराडाइम शिफ्ट है, जो कि एक सोच का शिफ्ट है। तो सोच के शिफ्ट से अगर हमारी सोच एक हायर लेवल तक होगी, अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेकर होगी, जो हमें पूछा जा रहा है हम उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकेंगे, तब हम एक हायर लेवल की चीज़ों को अटेंड करेंगे और एक एज अ सोसाइटी, एज अ समाज हम आगे ग्रोथ कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि ऑथर हेडिंग देता है सीइंग एंड बीइंग, कि क्या ये पैराडाइम शिफ्ट एकदम से आ सकता है या उसके लिए टाइम लगता है। तो ये डिपेंड करता है। ऑथर अपना खुद का पर्सनल एग्जांपल देता है कि उसने एक पार्क में बच्चे को खेलते हुए देखा जो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था, और उसके पेरेंट्स उसके फादर एक्चुअली उसको कुछ कह नहीं रहे थे। तो ऑथर को बहुत गुस्सा आता है इस बात को लेकर कि वो इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं। बट जब वो उनसे बात करता है कि प्लीज़ आप अपने बच्चे का ध्यान रखें, तो वो बताता है कि अभी आधे घंटे पहले इसकी मदर एक्सपायर हो गई हैं, तो अभी बस ये थोड़ी देर के लिए खुश है, अभी बहुत रो रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि 10 मिनट इसको खेलने दो। तो ऑथर का एकदम से ये बात सुन के एकदम व्यू पॉइंट ही चेंज हो गया उस बच्चे के लिए, उसके फादर के लिए, जिनको वो इररिस्पॉन्सिबल समझ रहा था। अब उनके लिए सिंपैथी आने लगी, खुद के लिए गिल्ट में आ गया। कैसे एकदम से पैराडाइम शिफ्ट हो गया। तो पैराडाइम शिफ्ट कई बार हमें किसी बात को लेके, किसी मोमेंट को लेके, किसी पर्सन को देख के, या किसी एक इंस्टेंट पे भी हो सकता है। या पैराडाइम शिफ्ट जैसे डेमोक्रेसी आई, धीरे 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 कई लोगों के स्ट्रगल, कई लोगों के एफर्ट्स, कईयों की सोच के थ्रू धीरे 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 200-300 साल में जाकर चीज़ें बदलती हैं। हमारे देश की आज़ादी भी एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट है, जो एक लंबा आंदोलन, एक लंबे फ्रीडम फाइटर्स के स्ट्रगल्स की कहानी है।
इसके बाद ऑथर कहता है कि प्रिंसिपल सेंटर्ड पैराडाइम। देखो, कुछ तो रियलिटी होती है और कुछ हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे कि मैं आपको पर्सनली, आप सब ने गानी सुनी होगी कि एक हाथी होता है जिसको 4 लोग जिनके कवर कर दिया आंखों को, उनको कहते हैं कि इसको बताओ क्या है। तो एक्चुअल में तो वो हाथी है। पैराडाइम एक तो आपकी एक्चुअल रियलिटी होती है कि वो हाथी है, और एक उन चारों ने जैसे अपना इंटरप्रेट करा, जितनी उनकी एक पर्टिकुलरली बैकग्राउंड में नॉलेज थी उसको लेके, कि एक ने उसकी पूंछ को देख के कहा रस्सी है, एक ने पैर को देख के कहा कि खंबा है ना। इस तरीके की कहानी आपने सुनी होगी। तो क्योंकि वो उस तरह का फील हो रहा था उनको टच करने पे, तो ये मतलब हमारा जो नॉलेज है, हम उसी बेस पे चीज़ों को देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और समझते हैं कि चीज़ें वैसी हैं जैसे कि हमारा पास नॉलेज है। बट चीज़ें एक्चुअल में वैसी हो भी सकती हैं, वैसी नहीं भी हो सकती, बस वो पैराडाइम जो है अलग अलग तरह के हो सकता है, ये ऑथर बताना चाह रहा है। तो इन सब बातों में अब ऑथर कंक्लूड करना चाह रहा है कि एक्चुअली हमारे देखने का वे जो है वो मेन प्रॉब्लम है, बजाय कि वो प्रॉब्लम खुद एक्चुअल में प्रॉब्लम। ज़्यादातर चीज़ों में ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल आपको ऑथर समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर जैसे हमको आप मेरे से कोई बंदा को क्वेश्चन पूछता है कि आप पॉलिटिकली पार्टी ए के साथ हैं कि पार्टी बी के साथ हैं। अभी जिस तरह से इलेक्शंस है, आपको पता होगा, सब लोग इलेक्शंस की बात करते हैं। तो हमें इस बात से, इसका डायरेक्ट आंसर देने के पहले ये बात भी सोचनी चाहिए कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है हमसे ये बात क्यों पूछ रहा है। क्या वो किसी एक आइडियोलॉजी के साथ में है? क्या ऐसा पूछ के वो हमको जज करना चाह रहा है? क्या वो हमारे बैकग्राउंड को देखना चाह रहा है? या उसका इंटेंशन क्या है? तो हमें उस क्वेश्चन के बजाय आंसर सोचने के, हमें ये सोचना चाहिए कि वो क्वेश्चन क्यों राइज किया गया और क्वेश्चन पूछने वाले के पीछे उसका क्या नीयत हो सकती है। तो ये एक हायर लेवल की थिंकिंग की तरफ ऑथर हम सबको मोटिवेट करता है कि हम सब चीज़ें जैसी हैं या चीज़ें जैसी हैं दिख रही हैं, उनके पीछे जाकर देखें कि वो ऐसी क्यों दिख रही हैं, ऐसी क्यों हैं हमारे लिए एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद ऑथर ने फिर उस प्रॉब्लम को दोबारा दिखाया कि जो प्रॉब्लम ऑथर ने चैप्टर के शुरू होने से पहले दिखाई थी, कि एक व्यक्ति उनके पास आता है और कहता है कि मेरे वाइफ और फैमिली के साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है, जबकि मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, इतने पैसे उन पर स्पेंड कर रहा हूँ। अब एक तो इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि शायद उनके फैमिली में उनको इशू है जो उनको समझ नहीं पा रहे, या उनकी ही बात को समझ के हम चीज़ों को ऐसा कैसा इंटरप्रेट कर लें अपने लिए। बट उसको हायर लेवल पर थिंकिंग करें तो हमें पूछना चाहिए उस इंसान से, क्या आप सफिशिएंट टाइम भी दे पाते हैं? क्या जब उनको ज़रूरत थी एक सफिशिएंट इमोशनल सपोर्ट की, तब क्या अपनी फैमिली के साथ आप थे? क्या आप उनसे डेली कन्वर्सेशंस में रहते हैं? उनके डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं, क्या आप उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि नहीं करते? तो कुछ छोटी छोटी बातें जैसे हो सकता है जो कि प्रॉब्लम ला रही हो, तो हायर लेवल की थिंकिंग करने से इस तरह के प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। जब हम डीप थिंकिंग करें, जब हम बैठ के चीज़ों को सोचें, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की हम सिर्फ सोच के एक राइट अप्रोच के साथ दूर कर सकते हैं। ऑथर कहता है कि जब प्रॉब्लम्स एक मतलब डेस्टिनेशन की तरह है, तो हम जो पाथ चूज कर रहे हैं वो एक मैप की तरह है। तो अगर हमने मैप गलत ले लिया ना, तो हम भले ही उसके लिए एफर्ट कितना भी लगाएं, तो हमारा मैप गलत है तो हम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, हम गलत डायरेक्शन में फास्ट जा रहे होंगे। अगर हमारा मैप सही है, हम सही जगह जा रहे हैं, तो हम भले धीरे धीरे जा रहे हो लेकिन हम सही जगह पहुंच जाएंगे। तो हमें रुक कर मैप को दोबारा चेक कर लेना चाहिए कि हमारा मैप रीलोड हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो एक आइंस्टाइन की बहुत अच्छी लाइन ऑथर ने यहाँ यूज़ करी है, वह द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स वी फेस कैन नॉट बी सॉल्व एट द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग वी वर एट व्हेन वी क्रिएटेड देम। जिस तरह की सोच और जो हमें लग रहा था उनको अप्लाई करके कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो अब वही सोच के साथ हम उन प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर सकते, किसी दूसरे सोच की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या दूसरा एंगल से देखें तो वो चीज़ें शायद सही हो जाए, ठीक है।
तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया एज ए कंट्री हम सब ग्रो करना चाह रहे हैं। हम नेशन को जब ग्रो करने की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं चीज़ों को कि कैसे चाइना या कैसे यूएस ने जो स्ट्रेटजीज़ को अपनाई। तो हम एक इंडिया को ग्रो करने के लिए सिर्फ इंडिया को फोकस न करके उनकी स्ट्रेटजीज़ को भी देखते हैं कि कैसे दूसरे एंगल से चीज़ों को देखते हैं कि कैसे 80s में या 90s में उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या थी, हम उनमें क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके अपने लिए इम्प्लीमेंट करें। तो ये एक हायर लेवल की थिंकिंग होती है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस में चीज़ें लोग सीखते हैं और देश के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हायर लेवल की थिंकिंग अगर अपने डेली डे टू लाइफ में हम इम्प्लीमेंट करें, चीज़ों को अपनी जो लाइफ है उसकी डायरेक्शन को हम बैठ के कुछ टाइम के लिए सोचें, तो चीज़ें हो सकता है कि हमारे एफर्ट हम हमारी एज ए सोसाइटी कलेक्टिवली ये कोशिश करती है कि हमारे एफर्ट्स पूरे हैं कि नहीं है, बट क्या हम एफर्ट सही डायरेक्शन में लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, इस पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। ये ऑथर का पूरा कंक्लूजन था इस इनसाइड आउट से। आई होप ये आपके लिए इफ़ेक्टिव रहा होगा, आपको इस इनसाइड आउट के साथ मज़ा आया होगा। अगले वीडियो में चैप्टर के ओवरव्यू की तरफ अपन चलेंगे। अगर आपको ये बुक अच्छी लगी हो तो डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक है, आप इसको खुद से सेल्फ हेल्प के थ्रू पढ़ सकते हैं और आई होप आप जर्नी में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।